अगर आप सीबीएसई या किसी एनी अदर स्टेट बोर्ड के 10 ईयर के पीवाईक्यूज को चेक करोगे तो आपको ये 30 क्वेश्चंस वहां पर मिल जाएंगे, घुमा फिरा के डिफरेंट साइट्स में डिफरेंट फॉर्म में पूछे हुए हैं। तो क्यों ना इन 30 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की जाए। हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिस्ट्री के 8 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। टॉप 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है एग्जाम से पहले। ये क्वेश्चंस आपको इस बार भी एग्जाम में घुमा फिरा के मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस से। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर 2024 बोर्ड्स। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है और कैसे आपको जो 8 मार्क का क्वेश्चन है उसको प्रेजेंट करना है ताकि आपको 8 आउट ऑफ 8 उसमें मिल जाएं, राइट। रही बात आंसर्स की ना, तो आपको एनसीईआरटी बुक में आराम से आंसर्स मिल जाएंगे या किसी और रेफरेंस बुक में, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल बाय द हड़प्पन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाते थे, स्ट्रैटेजीज बतानी है। तो हमने इसमें पढ़ा है इसके अंदर विद इन द सब कॉन्टिनेंट, बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट, वो आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि व्हाट आर द एविडेंसेस फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट विच शो दैट हड़प्पन्स हैड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, डज इट शो दैट द कॉन्टैक्ट प्रूव्ड टू हैव गुड ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर। आपको इसमें यह बताना है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि इनके अच्छे खासे रिलेशन थे डिस्टेंट लैंड्स यानी बाहर के देशों के साथ, राइट, और सिविलाइजेशन के साथ। और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि क्या ये चीज़ ये बताती है कि इनके अच्छे खासे रिलेशन थे कि नहीं थे। यस, ऑब्वियसली थे, अच्छा खासा ट्रेड ये लोग करते थे। बाकी देखो, मैं यहाँ पर अनअकैडमी पे लाइव आने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको डेट बता रहा हूँ। तो जो डेट आपको देखने को मिलेगी दैट इज़ 28 दिसंबर, थर्सडे को, ठीक है, 2023। यहाँ पर हम इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप आराम से आके अटेंड कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी और कुछ आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, ज़रूर से अटेंड करना क्लास को, राइट। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। आपको ये बताना है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स आपको बताने हैं मोहनजोदारो के, जो कि ये बताते हैं कि वो लोग अच्छे से प्लानिंग करते थे। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि आप इसमें बताओगे कि उनकी अच्छी खासी ब्रिक्स थी इक्वल साइज में, ड्रेनेज सिस्टम था ग्रिड पैटर्न पे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ग्रेट बाथ, सी टाटल लोअर टाउन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है। और 8 मार्क के क्वेश्चन में ना प्रॉपर तरीके से आपको 7 to 8 पॉइंट्स लिखने हैं, या अगर आप 4 पॉइंट्स भी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो यू विल गेट मार्क्स, बट लिखना प्रॉपर है। और स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनाना है 8 मार्क के क्वेश्चन में, राइट। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको इसमें 4 सोर्सेज बताने हैं जो कि हमें मौर्यंस के बारे में बताते हैं, और आपको 4 मार्क्स में आपको ये भी बताना है कि कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था 4 मार्क्स के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना 4+4 करके आते हैं। तो 4 मार्क्स में आपको सोर्सेज बताने हैं, 4 मार्क्स में इनका सिस्टम बताना है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो 4 मार्क्स में आप ये बताओगे सोर्सेज के अंदर मल्टीपल सोर्सेज हैं, अर्थशास्त्र आप ले लो, आप इंडिका ले लो, पिलर इंस्क्रिप्शंस ले लो, कॉइन्स ले लो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आप बताओगे कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था इनका। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मेगास्थनीज ने कमेटी सब कमेटीज़ के बारे में बताया है वो भी आप बताओगे, राइट। तो ये चीज़ है, बाकी डिटेल में आई एम नॉट डिस्कसिंग क्योंकि 1 शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। तो आपको इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन बतानी है। यानी सोशल, देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इसी को ही हमने पूरा डिस्कस किया है, इसी टाइम पीरियड को अपने बुक नंबर 1 के जो स्टार्टिंग के लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं उनमें, राइट। तो आपको पूरी की पूरी सोशल कंडीशन बतानी है, इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है। तो 4+4 आप इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला काफ़ी आता है, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन बताना है वीएस सुक्थांकर का इन रिकंस्ट्रक्टिंग सोशल हिस्ट्री थ्रू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के बारे में आपको बताना है, राइट।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट किनशिप एंड मैरिजेस वर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। और में आ सकता है डिस्क्राइब द ब्राह्मणिकल थ्योरी रिगार्डिंग किनशिप एंड द आइडियल ऑक्यूपेशंस ऑफ द वन ऑर्डर। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट दिस थ्योरी वॉज नॉट यूनिवर्सली फॉलोड। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इसके अंदर वर्ण सिस्टम से रिलेटेड रूल्स को हर जगह फॉलो नहीं किया जाता था। हमें ऐसे भी राजा मिले हैं जो कि क्षत्रिय ना होकर भी इन्होंने रूल किया है, राइट। किनशिप फैमिली से रिलेटेड आपको रूल्स बताने हैं, इसमें भी फैमिली से रिलेटेड, इसमें आपको मैरिजेस से रिलेटेड जो भी रूल्स थे उनको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। ये क्वेश्चन है, राइट। तो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं कहूँगा मल्टीपल टाइम सीबीएसई ने पूछा है, बाकी और भी बोर्ड्स में आया है। ये भी 4+ स्टार आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा। तो आपको उसका स्ट्रक्चर बताना है और उसके स्कल्पचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो आप कैसे बताओगे? स्ट्रक्चर में आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई ये अंडा है, उसके बाद आपको हर्मिका बालकनी मिलेगी, आपको पिलर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसके ऊपर आपको छतरा मिलेगा, इस टाइप से आपको इसमें गेट तोरन्स मिलेंगे, वेदिका आपको मिल जाएगी। प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। उसके बाद आपको स्कल्पचर्स बताने हैं, तो मल्टीपल स्कल्पचर्स हमने पढ़े हैं, राइट। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सांची स्तूपा हैज़ मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वही यहाँ पर पूछा हुआ है। आर्किटेक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल फीचर्स पूछे हैं आपसे, तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ट्रेस आउट हाउ स्तूपास वर बिल्ट, एक्सप्लेन वाई द स्तूपा एट सांची सर्वाइव्ड बट नॉट एट अमरावती। तो आपको 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है या फिर 2+8 करके भी, कि आपको ये बताना है कि स्तूपा बनते कैसे थे। डोनेशंस के थ्रू बनते थे ऑब्वियसली, ऐसे नहीं बताना आपको कि भाई मजदूर मिलके बनाते थे या वो वाली चीज़ें कंस्ट्रक्शन, वो सब नहीं पूछा है, डोनेशंस के थ्रू बन रहे हैं, राइट। हाउ। बाकी 6 मार्क के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि स्तूपा सांची का सर्वाइव क्यों कर पाया और अमरावती का क्यों नहीं कर पाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और की फॉर्म में पूछा जा सकता है ऐसे करके, एक्सप्लेन हाउ द सांची स्तूपा स्टैंड्स टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल कंजर्वेशन पॉलिसीज टेकन अप इन द 19th century। ओके, व्हाई डिड दिस नॉट हैपन इन द केस ऑफ सांची स्तूपा एट अमरावती, एक्सप्लेन। यानी कि क्यों सांची का स्तूपा सर्वाइव कर पाया, जो भी कंजर्वेशन पॉलिसीज हम लेकर आते हैं 19th century में, लेकिन ये कंजर्वेशन पॉलिसी हम क्यों नहीं लेकर आ पाए जो स्तूपा है अमरावती के अंदर उस केस में। यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन है कि सांची का स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाया, अमरावती का क्यों नहीं कर पाया, ये चीज बतानी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बुक नंबर 2 स्टार्ट हो रही है, मेडिवल हिस्ट्री। इब्न बतूता फाउंड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंसेस गिवन बाय हिम। इब्न बतूता ये बोलते हैं कि इंडियन सिटी फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज है। आपको ये बताना है ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन में अच्छे से बताओगे, इब्न बतूता के बारे में एक्सप्लेन करोगे, फिर मल्टीपल पॉइंट्स आप लिखोगे, राइट। इस तरीके के आपके आंसर बनेंगे। तो देखो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है तो उसका स्ट्रक्चर आप कैसे तैयार करोगे। पहले आप थोड़ा सा ना इंट्रो दोगे, हल्का सा इंट्रो देना, 1-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बताना, 2-3 लाइन आप लिख सकते हो, लाइक ठीक है। लाइक को मान लो स्तूपा के बारे में क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा बता दोगे स्तूप के बारे में, भाई क्यों बनते हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर आप पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे और आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर से करना। आप किसी भी पर्सनैलिटी का नाम लिख रहे हो या इंपॉर्टेंट आप कोई भी प्लेसेस लिख रहे हो, उन सभी को आपको अंडरलाइन करना है। और 8 मार्क्स के अंदर आप चाहो 8 पॉइंट्स लिख दो या बड़े बड़े 4 पॉइंट्स लिख दो। 2 चीज़ें पूछी हैं तो डिवाइड कर लेना, वहाँ पर गिवन होगा 4+ स्टार करके। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग पहला वाला पार्ट जैसे कि इस वाले केस में, और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये वाला, ऐसे करना है आपको। बाकी क्लास को ज्वाइन करना, बाद में लेक्चर देख रहे हो, बाद में आप ये देख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो वहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पे, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख लेना, PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, इस वाले क्वेश्चन पे, जो बर्नियर्स का डिस्क्रिप्शन है ना, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ऑनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट, फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स, जस्टिफाई विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स।
यानी कि जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन है, जो भी उन्होंने बताया है क्राउन ओनरशिप के बारे में, वो जो बाद में कुछ फिलोसोफर्स आते हैं ना, फ्रेंच फिलोसोफर्स, मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, उनको इन्फ्लुएंस करता है, तभी तो वो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म जैसी थ्योरीज को देते हैं। तो आपको बर्नियर का क्या डिस्क्रिप्शन था क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में, वो बताना है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है डिफरेंट फॉर्म में कि आपको यही बताना है कि किस तरीके से जो बर्नियर का डिस्क्रिप्शन था लैंड ओनरशिप को लेकर, वो कैसे यहाँ पर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है वेस्टर्न थ्योरिस्ट को फ्रॉम द 18th सेंचुरी। तो फ्रैंकोइस बर्नियर ना क्राउन ओनरशिप के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन आपको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि भाई ये सारे के सारे जो अपने आप में टॉपिक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे से मत मांगना अब, क्योंकि वो मैं आपको इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा रहा हूँ। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली जिन पे आपको काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। तो आपको 8th से लेकर जो 18th सेंचुरी है उसमें यहाँ पर जो सूफीज और स्टेट के बीच में क्या रिलेशंस थे, किस किस टाइप के थे, वो बताने हैं। तो कुछ टर्म्स आपको मिलेंगी, औकफ है, बाकी और भी टर्म्स है, इनाम, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अलवर न्यायानर्स का रिलेशन पूछ लिया स्टेट के साथ में, ठीक है, 8th to 18th सेंचुरी वाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टेट का जो रिलेशन था, मींस अलवर न्यायानर्स का रिलेशन विद द स्टेट, सूफीज का रिलेशन विद द स्टेट, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द महानवमी दिब्बा, ए स्ट्रक्चर इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आपको यहाँ पर जो विजयनगर का जो रॉयल सेंटर है ना, जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था, यहाँ पर इधर, ठीक है, साउथ वेस्टर्न वाले पार्ट में, वहाँ पर आपको रॉयल सेंटर मिलेगा। रॉयल सेंटर के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स मिलेंगी, महानवमी दिब्बा है, लोटस महल है, हजारा रामा टेम्पल है, ऑडियंस हॉल है, राइट। तो आपको यहाँ पर जो महानवमी दिब्बा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताने विरूपक्षा टेम्पल के और जो विथाला टेम्पल है इन दी सैक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो देखो इन वाले क्वेश्चंस में ना पहले रॉयल सेंटर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद जा सकते हो महानवमी दिब्बा के ऊपर। वैसे यहाँ पर थोड़ा सैक्रेड सेंटर के बारे में बता दो, फिर थोड़ा सा विरूपक्षा टेम्पल के बारे में, देन विथाला टेम्पल, कौन कौन से डीटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, गोपुरम्स, चैरियट स्ट्रीट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। और वन शॉट वीडियो के बाद भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया को विजिट करते हैं, जिनमें से एक थे अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो फोर्टिफिकेशन है विजयनगर का, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं। तो आपको वही बताना है, एक्सप्लेन वाई अब्दुल रज़ाक ए पर्शियन एम्बेसडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, द फोर्टिफिकेशन वॉल्स नॉट ओनली एनसर्कल्ड द सिटी ऑफ विजयनगर, खाली विजयनगर की जो सिटी है उसको एनसर्कल नहीं करते थे, बल्कि इसके साथ साथ बट ऑल्सो इट्स एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स एंड फॉरेस्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है खाली सिग्निफिकेंस ही बतानी है फोर्टिफिकेशन की, आपको सारी चीज़ें बतानी है। फोर्टिफिकेशन के बारे में कौन लिख रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, सिग्निफिकेंस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, बट लिखना सब कुछ है आपको। देखो 8 मार्क के क्वेश्चन ना डिटेल वाले हैं, ठीक है। और आपको ना इसमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि भाई ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको मिल गया, भले वो स्तूपा हो, महानवमी दिब्बा हो, या अलवर न्यायानर्स का रिलेशन हो विद द स्टेट, कोई भी कीवर्ड हो उसको फाइंड आउट करो, उससे रिलेटेड लिख दो, यू विल गेट मार्क्स। बट क्वेश्चन के सेंट्री की चलना, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही बताना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका चैप्टर नंबर 8 करके आपको बुक सेकंड में मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चंस हैं, एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायत एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द विलेज मुगल विलेज कम्युनिटी। यानी पंचायत का जो रोल है वो आपको यहाँ पर बताना है कि पंचायत का रोल क्या हुआ करता था। यहाँ पर आपको रोल बताना है जमींदार्स का ड्यूरिंग 16th and 17th सेंचुरीज इन इंडिया। तो इंडिया में 16th और 17th सेंचुरी में जो जमींदार्स हैं उनका क्या रोल हुआ करता था। तो पंचायत वाला टॉपिक, जमींदार वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये वाला, इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस द एन अखबारी रिमेन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
तो आपको इसमें ये बताना है कि लिमिटेशन के बावजूद भी एन अखबारी हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देती है। तो आपको एन अखबारी के बारे में ही बताना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें उससे रिलेटेड मिलती हैं। आपकी बुक नंबर 3 शुरू हो रही है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से डील करती है। उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। वैसे आपको चॉइसेस मिलेंगी, ये काफ़ी अच्छी बात है 8 मार्क के क्वेश्चन में। जब आपको 15 मिनट एग्जाम में दी जाएंगी ना उसमें रीडिंग के लिए, तब आपको यही डिसाइड करना है कि मुझे हर क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है। हर बुक से एक आपको क्वेश्चन मिलेगा 8 मार्क्स का विद चॉइसेस। आपको चॉइसेस में जब 15 मिनट मिलेंगी यही देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, सिलेक्ट कर लेना तभी कि मुझे किस में ज़्यादा नॉलेज है, उसी को अटैम्प्ट आपको करना है। ठीक है, चलिए। एंड आई होप आप पूरी वीडियो देख रहे हो, बीच में स्क्रीनशॉट लेके जा रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच बीच में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द 5th रिपोर्ट विच वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। तो मेन एस्पेक्ट्स बताने 5th रिपोर्ट के, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया 1813 में। और The 5th report of 1813 became the basis of intense parliamentary debates on the nature of the East India Company's rule in India. Justify the statement with evidence. यानी कि आपको ये बताना है कि जो 5th रिपोर्ट है वो क्यों आती है, वो किसका रिजल्ट थी, वो थी जो भी इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो रही थी कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास मोनोपोली है, उसकी मोनोपोली को ख़त्म करो, वो माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, अपना ही फ़ायदा देख रही है। उसकी वजह से ही 5th रिपोर्ट आती है जो कि किसके बारे में होती है, कंपनी के बारे में होती है, वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज ए लॉन्ग वन। सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द संथल्स एंड पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। यानी पहाड़ीज और संथल्स की जो लाइफ है उसको कैसे अंग्रेज डिस्ट्रॉय करते हैं, पहाड़ीज का लैंड ले लेते हैं दमीनी को, फिर वो संथल्स को देते हैं। वो पूरी स्टोरी आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, पहाड़ी की लाइफ के बारे में बता देना, संथल्स की थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट ये है, वाई वॉज द रेवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध बट प्रॉम्प्टेड द पीजेंट्स, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रेवोल्ट। यानी जो रेवोल्ट है वो अवध में क्यों फैलता है, क्यों पीजेंट्स, क्यों तालुकदार्स और क्यों जमींदार्स इस रेवोल्ट को ज्वाइन करते हैं। तो हर किसी का रीज़न आप बताओगे। आप ये बताओगे कैसे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर करें अवध को एक चेरी है जो कि हमारे माउथ में गिर जाएगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे इसके अंदर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द विजुअल representations of the revolt of 1857 that provoked a range of different emotions and reactions। जो भी 1857 के रेवोल्ट से रिलेटेड इमेजेस बनती हैं उनके बारे में आपको बताना है, भले वो अंग्रेजों ने बनाई हो वो हो या नेशनलिस्ट इमेजरीज हो, सभी की सभी इमेजेस को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इनिशिएशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस वजह से महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं और इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस बताना है। तो ये वाला जो आपका चैप्टर है ना, लास्ट सेकंड वाला महात्मा गांधी वाला, उसमें आपको ना जो भी महात्मा गांधी के मूवमेंट्स थे वो पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी आपको पूरी पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको रेफ़र करना। सारी क्रोनोलॉजी मैंने एक ही साथ आपको बता दी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे मूवमेंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसके बारे में क्वेश्चन है, द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स इन गांधीजीज नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एनालाइज द स्टेटमेंट। तो आपको सारी की सारी चीज़ें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम द मास मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कीवर्ड है, उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं, कब करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इम्पैक्ट निकल के आता है, सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, मल्टीपल फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऐसा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है, यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, मास जेन्युइनली मास मूवमेंट था। तो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में ही उसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गांधी जी का रोल बताना है इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1922 से लेकर 1931। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, गांधी जी का रोल वो किसी भी टाइम पीरियड का दे सकते हैं। तो गांधी जी ने कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था वो आपको पता होना चाहिए। राइट, मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देखे हैं जहां पर कोई दूसरे टाइम का गिवन है कि महात्मा गांधी
का आपको रोल बताना है फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इवन ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा गांधी 1922 तक, बाय 1922 लोगों के लीडर बन गए थे। एग्जामिन करो स्टेटमेंट को, बताओ कैसे, क्यों, राइट। एक और क्वेश्चन यहां से इसी चैप्टर से आता है, जो कि है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज बताने हैं फ्रॉम विच पॉलिटिकल जो करियर है गांधी जी का और जो हिस्ट्री है नेशनल मूवमेंट की, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हमने कई सारे सोर्सेज देखे हैं, जैसे कि आप देखोगे भले वो न्यूज़पेपर्स हों, बायोग्राफीज हों, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो 4-5 सोर्सेज के बारे में लिखोगे, यू विल गेट मार्क्स, राइट। लास्ट चैप्टर आपका बाकी है, जिसमें लास्ट चैप्टर के अंदर जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें आपको ना डिबेट्स मिलेंगी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। उन तीनों टॉपिक्स से क्वेश्चन बन जाता है लॉन्ग मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स का लॉन्ग वाला। तो देखते हैं, एक तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उसने जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको एक तरीके से क्या किया, प्रोटेक्ट किया, एक्सप्लेन करो। उसके बाद इसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक बार आप रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो लैंग्वेज का इशू था उसको इंटेंसली डिबेट किया गया। एग्जामिन द व्यूज पुट फॉरवर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑन दिस इशू। तो लैंग्वेज के इशू को लेकर जो भी डिबेट होती है, आर.वी. धुलेकर ने क्या बोला, महात्मा गांधी के व्यूज क्या थे, श्रीमती जी दुर्गाबाई का आपको यहां पर नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सप्रेस देयर डिजायर्स इन डिफरेंट वेज एंड मेड डिफरेंट डिमांड्स। तो आपको इसको स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद रेफरेंस टू द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है, कि भाई अलग अलग मेंबर ने क्या क्या व्यूज़ बोला। तो देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको डिफरेंट मेंबर्स मिलेंगे और वो अलग अलग व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको हर मेंबर का पता होना चाहिए किसने क्या बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन, जो कि मतलब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं जो कि फेवर में दिए गए ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे 30 के 30 क्वेश्चन। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है और आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब देखो, ये जो भी आपने 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखे हैं ना इसके अंदर, इससे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए। एक बार वीडियो को फिर से देख के कीवर्ड फाइंड आउट करो और उससे रिलेटेड आप एनसीईआरटी बुक से जा करके क्या करोगे, आंसर फाइंड आउट करोगे। आंसर आपको करने में दिक्कत आती है, कमेंट फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है, कमेंट करो मुझे, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा आंसर के साथ भी, राइट। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने 8 मार्क के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप उन पे काम करोगे। बाकी रही बात स्ट्रक्चर की, तो वो हम वीडियो वाइज वीडियो डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 8 मार्क का और उसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पता लग गया, प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में भी आपको बता दिया है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो उस पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी, राइट। और बाकी यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको और भी काफ़ी सारी मिलेंगी चैनल पे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, शेयर भी आप कर सकते हो वीडियो को। हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के क्लास 12th हिस्ट्री के 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो 8 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। 30 क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने आपको बताए थे, तो जाकर उस वीडियो को देख लेना। यहाँ पर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है वो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट फॉर्म में आएगा और क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपको उसका आंसर लिखना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। In the light of this statement, explain whether there may have been rulers to rule over the हड़प्पन society। तो आपको इसमें ये बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें राजा देखने को मिलता है, किंग्स देखने को मिलते हैं, तो क्या हड़प्पन सोसाइटी में कोई राजा था कि नहीं था, और था तो यहाँ पर जो भी हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो हमें कौन कौन से व्यूज़ बताते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट के आपको डिफरेंट व्यूज़ को बताना है रिगार्डिंग द एंशंट अथॉरिटी, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है, ये मैंने 8 मार्क्स के अंदर भी आपको बताया था जब मैंने आपको वहाँ पर बताया था क्वेश्चन कि टाउन प्लानिंग के बारे में। तो टाउन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम, तो वहाँ से ये 3 मार्क का क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, यानी प्रॉपर तरीके से वो ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे अपना, ठीक है, और वो ग्रिड पैटर्न पे होता था, वही आपको बताना है इसमें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से हो जाना चाहिए। अब देखो ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर्स आपको आराम से कोई भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक आपके पास है या मेरी वन शॉट वीडियोस आएंगी, पहले से चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, वहाँ पर जा कर के आप आराम से आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चंस को देख लो, समझ लो, नोटबुक में लिख लो, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से करके जाना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो लिमिटेशंस है ना इंस्क्रिप्शंस की, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको जो भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है, जिसे एपिग्राफी कहते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जब वो यहाँ पर देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं इंस्क्रिप्शन को, राइट। तो आपको उसकी लिमिटेशंस बतानी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन द 6th and 4th centuries BCE मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो मगध एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन के डेवलप होता है, उसके बारे में आपको बताना है, रीजंस आपको बताने हैं। तो मल्टीपल रीजंस थे वहाँ पर, राइट। हमने ये भी देखा था कि किंग्स का भी अच्छा खासा रोल था, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा जैसे किंग यहाँ पर रूल कर रहे थे मगध के ऊपर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामिन द ड्यूटीज एज लेड डाउन इन मनुस्मृति फॉर द चांडाल्स। तो जो आपको चांडाल्स मिलेंगे, जो भी अनटचेबल्स थे, मनुस्मृति में जो भी उनकी ड्यूटीज लिखी हैं, मनुस्मृति इज अ टेक्स्ट, तो जो भी उनकी ड्यूटीज लिखी हैं वो आपको बतानी है इसमें कि वट वर दी ड्यूटीज, क्या उन्हें करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्र ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको इसमें वर्ण सिस्टम के बारे में बताना है। अब इस क्वेश्चन को ना आप प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आपको ट्रायंगल बना देना और आप जो भी यहाँ पर 4 वर्णास थे आपको उनके बारे में लिखना है। यहाँ पर ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड देन शूद्रास 4th नंबर पे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद आप बारी बारी सभी की ड्यूटीज बता दोगे अलग से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है इस वाले क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ द महाभारत। तो महाभारत एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था हमारे उस वाले चैप्टर में, सोशल हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए आपको लैंग्वेज एंड कंटेंट बताना है महाभारत का। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसमें आपसे ऑथर्स का पूछते हैं एंड डेट्स के बारे में पूछते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है 3 मार्क्स का, ऑथर्स एंड दी डेट्स, ठीक है। तो आपको ये बुक में आराम से कंटेंट मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। इसको आप 1.5 मार्क्स में लैंग्वेज वाला और कंटेंट वाला 1.5 मार्क्स में डिवाइड कर लिया करो, 3 मार्क का आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिड फर्स्ट मिलीनियम बिफोर कॉमन एरा इज ऑफन रिगार्डेड एज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाई। आपको इसमें बताना है, देखो मिलीनियम का मतलब होता है 1000 ईयर का टाइम पीरियड, 1000 ईयर का टाइम पीरियड। मिड फर्स्ट क्या हो जाएगा, 500 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो दिस इज 500 कॉमन बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। इसको हम 6th सेंचुरी भी कह सकते हैं, 6th सेंचुरी BCE भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंचुरी में वैसे भी हम एक आगे चल रहे होते हैं ना, 500 ही हो जाएगा इसका मतलब। तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा कि जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा है उसको क्यों एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे फिलोसफीज आगे बढ़ रही थी, एमर्ज कर रही थी, ठीक है, एम्पायर्स बन रहे थे, महाजनपद आ रहे थे, ये आपको बताना है, राइट। अब देखो ये जो 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, अगर आपके पास डिटेल में पॉइंट है ना तो 3 पॉइंट लिख दो, अगर आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स है तो आप 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सा 3 मार्क के क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आराम से आप लिख सकते हो, इवन आपको फ्लो चार्ट भी नहीं बनाना 3 मार्क के क्वेश्चन में, जस्ट आपको टू द पॉइंट लिखना है 3 मार्क के अंदर। 8 मार्क में बना सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, डिस्क्राइब द मैसेज ऑफ लॉर्ड महावीरा ऑन लाइफ एंड कर्म। तो आपको जो लॉर्ड महावीरा हैं उनके मैसेज बताने हैं लाइफ के बारे में, कर्म के बारे में। वो यही तो बताते हैं कि हर किसी के अंदर लाइफ है, पत्थर के अंदर, ठीक है, हर किसी के अंदर लाइफ है, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। हमारी जो बर्थ रीबर्थ है वो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर हमें बर्थ रीबर्थ की साइकिल से फ्री होना है तो हमें एसेटिसिज्म, पीनेंस यानी तपस्या, इन चीज़ों को करना पड़ेगा। एक सिंपल लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, हमें अपने आप को रिनाउंस करना पड़ेगा, रिनंसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो टीचिंग्स पढ़ी है ना लॉर्ड महावीरा की, उन्हीं के बारे में एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इन्होंने लाइफ एंड कर्म करके पूछ लिया आपसे, ठीक है, वही आपको बताना है। तो जो भी हमने पढ़ा है ना वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड रिनंसिएशन एम्फासाइज्ड बाय जैनिज्म हैज लेफ्ट इट्स मार्क, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद लॉर्ड महावीराज मैसेज। तो जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, और रिनंसिएशन है यानी एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना, एसेटिसिज्म पे फोकस करना, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करना, ये एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कंपोनेंट है जैनिज्म के अंदर। आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद लॉर्ड महावीराज मैसेज। तो वही चीज़ आपको बतानी है कि नॉन वायलेंस पे फोकस किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड वाली बुक स्टार्ट हो रही है, मेडिवल हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अल-बिरूनी इन द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल एंड ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, मेंशन एनी 2 सोर्सेज दैट प्रोवाइडेड हिम द सपोर्ट। अल-बिरूनी इंडिया को विजिट करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी संस्कृत, लोग उनसे बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको बतानी है। 3 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं। अब देखो मैं अलग से ना 1 शॉट वीडियोज़ लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम वैसे भी इन टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से आप समझ जाओगे, तो वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी आप क्वेश्चंस देख लो, उनकी प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग वाले कोर्स में हम यही कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है ना उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो इस वाले के अंदर आपको यही बताना है प्रॉब्लम्स के बारे में, और आपको 2 सोर्सेज बताने हैं। तो जब उन्हें संस्कृत लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी तो उन्होंने क्या किया, कई सारे जो इंडियन सोसाइटी को वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, कई सारे जो सोर्सेज है ना, हमारे जो वेदास हैं, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उन पे रिलाई किया, उनके थ्रू पढ़ने की कोशिश करी, इंडियन सोसाइटी को जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैड ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता। तो इब्न बतूता 14th सेंचुरी में मोरक्को से आते हैं इंडिया में, वो यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं कि इंडिया में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम था। तो यहाँ पर हमें जो हॉर्स पोस्ट है और हमें जो फुट पोस्ट है उसके बारे में जानने को मिलता है, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि जो फुट पोस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा क्विकर था, फास्ट था देन हॉर्स पोस्ट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ये वाला जो कंटेंट अंदर जो बॉक्स गिवन है वहाँ पर मिलेगा, बॉक्स को जाके रेफर कर लेना, यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूफीज्म इवॉल्व एज ए रिएक्शन टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द खलीफेट एज ए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इल्यूसिडेट। सूफीज्म इस्लाम में से बाहर होता है, एक ये रिएक्शन था जो भी मटेरियलिज्म है, यानी आप जब मनी पे फोकस कर रहे हो, जमीन पे फोकस कर रहे हो, मोह माया जिसे हम बोल देते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो जो खलीफेट थे उनके मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग हो जाता है, उसके अगेंस्ट में ये सूफीज्म इवॉल्व हो रहा है, एमर्ज हो रहा है। तो आपको यानी इसमें बताना है कि किस तरीके से ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन ऑफ सूफीज्म, सूफीज्म किस तरीके से ओरिजिन हो रहा है सूफीज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिंगयात चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको कर्नाटका से 12th सेंचुरी के अंदर एक मूवमेंट शुरू होता है जिसे हम वीरा शिवा मूवमेंट या लिंगयात मूवमेंट कहते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि इन्होंने क्या किया, जो कास्ट का आइडिया था, यानी कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, लोगों को डिवाइड कर रहे हो, पॉल्यूशन, ठीक है, उसको एक तरीके से जो भी यहाँ पर ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज किया, तो उसके बारे में लिखना है। यानी जो भी यहाँ पर ये लिंगयात थे उनके आइडियाज़ और बिलीव्स के बारे में आपको बताना है 3 मार्क्स के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है, मैंने 8 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको, उन 8 मार्क के क्वेश्चन से भी 3 मार्क के बन सकते हैं, शॉर्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके पास ना 8 मार्क के क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, 30 मैंने बताए थे, ये 25 क्वेश्चन है, टोटल आपके पास 55 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं।
देखो 8 मार्क के क्वेश्चन में ये बता पाना बहुत ही ईजी रहता है कि भाई ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट में कहीं से भी बन सकता है, बट तब भी मैंने आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, तो इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे वन शॉट वीडियोज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेवराया in the expansion of Vijayanagar Empire. Krishnadevaraja was one of the powerful ruler of Vijayanagar dynasty, Vijayanagar Empire. तो ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इनके कंट्रीब्यूशन आपको बताना है कि कैसे इन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक्सपैंड किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ कृष्णदेवराया वॉज एबल टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर ऑफ विजयनगर, कैसे वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर आपको कृष्णा रिवर मिलेगी और इसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा रिवर, तो ये वन ऑफ द मेन सोर्स थी वाटर के लिए इन दी विजयनगर एम्पायर। तो आपको 3 फीचर्स बताने हैं, हीरिया कैनाल बनता है और कमलापुरम टैंक है, हमने कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द मेन फीचर्स ऑफ अमारा नायका सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी विजयनगर। विजयनगर के अंदर अमारा नायका सिस्टम शुरू होता है, उसके आपको फीचर्स बताने हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन ना 8 मार्क में बन सकता है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमारी बुक में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा लास्ट चैप्टर से, एग्जामिन द स्टेटस एंड रोल प्लेड बाय वेमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो आपका 8th चैप्टर था ना, पीजेंट जमींदार्स एंड दी स्टेट, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। एक तो पंचायत वाला है, एक जमींदार का रोल है, एक विमेन का जो भी रोल था वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये वाला 8 मार्क में भी आ सकता है, बट 3 मार्क में भी आने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। एक ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द लाइफ लेड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यूरिंग द मुगल एरा इन द 16th 17th सेंचुरीज। तो जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी लाइफ के बारे में बताना है, उनकी किस प्रकार की लाइफ थी। 3 नंबर में आ सकता है, राइट। बाकी वो पंचायत वाला टॉपिक और जमींदार वाला अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी 3rd वाली बुक शुरू हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री। एक्सप्लेन हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन बंगाल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और जो जमींदार्स हैं उनकी जो पावर है यहाँ पर वो कम हो जाती है, तो उसी के बारे में आपको बताना है कि कैसे उनकी जो पावर है जमींदार्स की वो धीरे धीरे करके कम हो रही थी, और उसी और जो जोटेदार्स थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी। ये इसमें नहीं बताना जोटेदार्स का, आपको जोटेदार्स के ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको लिखना है, राइट। तो 3 से 4 पॉइंट आप बता दोगे, मोर देन इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द लाइफ्स ऑफ द रियोट्स इन द डेक्कन कंट्री साइड। आपको अमेरिकन जो सिविल वॉर है उसका इम्पैक्ट बताना है जो रैयत थे, मतलब जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनकी लाइफ के ऊपर। तो ये हमने पढ़ा है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो रैयतवारी सिस्टम आता है ना, रैयतवारी जो सिस्टम डेक्कन वाले पार्ट में अंग्रेज लेकर आते हैं, इस वाले पार्ट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पीजेंट के ऊपर। तो आप ये देखोगे कि उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था, उसके लिए वो मनी लैंडर्स के पास जाते थे लोन लेने के लिए, वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो इस तरीके से उनकी लाइफ एकदम बेकार हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, और वो जो कर्जे की साइकिल है उसमें फंस चुके थे। डेट ट्रैप इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग द पीपल इनटू एक्शन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रूमर्स एंड रीजंस फॉर इट्स बिलीफ। तो जो रूमर्स और प्रोफेसीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया 1857 के रिवॉल्ट में। आपको ये बताना है, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रूमर्स एंड रीजन फॉर इट्स बिलीफ। ये क्वेश्चन 8 मार्क में भी बन सकता है। आपको रूमर्स बताने हैं पहले तो, और ये भी बताना है कि लोगों ने रूमर्स में बिलीव क्यों किया, क्या रीज़न था इसके पीछे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्सली इन 1798 फॉर इंडिया। तो आपको सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम है उसके प्रोविजंस के बारे में बताना है, जो कि लॉर्ड वेल्सली लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एवर गांधी जी वेंट रूमर स्प्रेड ऑफ हिज मिराकुलस पावर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो जहाँ भी गांधी जी जाते हैं उनकी पावर के बारे में
कुछ रूमर्स फैल जाते हैं कि उनको भगवान ने भेजा है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो उनको क्रिटिसाइज़ करता है उनके घर नष्ट हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। इस तरीके के रूमर्स थे, ठीक है। तो उनके बारे में आपको लिखना है। इजी क्वेश्चन है और ये वाला जो चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए हैं 8 मार्क्स के अंदर। एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, व्हाई इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू कंसीडर्ड एज मोमेंटस रिजोल्यूशन, गिव 3 रीजंस। तो ये ना कीवर्ड है, इसको पकड़ो कीवर्ड को और इसके बारे में लिखना शुरू कर दो कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको यहाँ पर नेहरू दे रहे हैं 13 दिसंबर 1946 के अंदर, और इसको मोमेंटस रिजोल्यूशन बोला जा रहा है। इसके पीछे के आपको रीज़न बताने आखिर इन्होंने इसमें क्या क्या बोला। लास्ट क्वेश्चन है हमारे लास्ट चैप्टर से, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन इज व्हाई डिड एनजी रंगा फेल्ट दैट द माइनॉरिटीज शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, गिव रीजन। जो एनजी रंगा वन ऑफ द मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्यों बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको हमें इकोनॉमिक टर्म्स में देखना चाहिए। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर डिबेट पढ़ी है। मैंने आपको बताया हुआ है इन तीनों टॉपिक के ऊपर 8 मार्क के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा, कोई भी पर्टिकुलर मेंबर के व्यूज़ को पूछा जा सकता है आपसे। 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि ये वाली स्टेटमेंट किस मेंबर ने दी है। तो इस चैप्टर के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो भी यहाँ पर मेंबर्स ने जिन भी चीज़ों को बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तीनों डिबेट्स के अंदर, तीनों टॉपिक्स के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, ये मैंने जैसा कि आपको बताया 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम पूरे सिलेबस को 1 शॉट वीडियोस में कवर करेंगे। ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पास्ट में काफ़ी रिपीट हुए हैं। हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1 शॉट वीडियोस के अंदर और पूरा सिलेबस में कवर करा दूंगा ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए वो ना छूटे। बट ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 8 मार्क के ऊपर आपने वीडियो नहीं देखी तो उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, राइट। बाकी यहाँ पर जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल है, अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। ये आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंड मैं ये बोलूँगा अभी बेस्ट टाइम है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, और ये काफ़ी कम प्राइजेस में आंसर राइटिंग का कोर्स अवेलेबल है विच इज़ गोइंग ऑन। यू कैन बाय दिस एंड टेक द बेनिफिट। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो को शेयर भी कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प पहुँचाएगा। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।